आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जनाब ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिनसे हम बात करेंगे कि एक तरफ कतर में बातचीत, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में हमला। आखिर फिर बात किस नतीजे पर पहुंचेगी? जंग होगी या मुज़ाकरात होंगे? होगा क्या और ये क्यों ऐसा हो रहा है? बातचीत के दौरान ही ये हमले क्यों? देवराज जी, क्या वजह है? इससे पहले भी 2 बार बातचीत शुरू हुई, बातचीत के दौरान हमला हो जाता है। जून 2025 आपको याद होगा, 12 दिन की जंग चली। फिर बातचीत शुरू हुई, फिर फरवरी इसी साल, फिर 40 दिन जंग चली। अभी कतर में बातचीत हो रही है, इससे पहले तमाम तरह की बातें नहीं, लेकिन फिर वो अटैक शुरू हो गया, फिर हमला। ये क्यों बार-बार हो रहा है? फिर बातचीत का मतलब क्या है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका बहुत ही चालाक देश है। बातचीत करके पीछे से हमला करना ये शायद उनकी नियत में है, डोनाल्ड ट्रंप की नियत में ही है। इस बार भी अब कतर में जब बातचीत हो रही थी, पहले से ही अंदेशा हो गया था कि शायद अमेरिका थोड़ा-सा नॉन सीरियस है, क्योंकि जिस तरह से ईरान का डेलीगेशन पहुंच गया कतर में, दोहा में पहुंच गए। लेकिन अमेरिका से उनका डेलीगेशन नहीं आया। ये अमेरिका के साथ बातचीत जो है, ये इनडायरेक्टली हो रही है। तो उसी से लग रहा था कि शायद अमेरिका बातचीत में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। अब अमेरिका बीच-बीच में बहाने ढूँढ लेता है। अमेरिका ने कल क्या किया, बहुत ही चतुराई से एक ऑयल टैंकर को पर्शियन गल्फ से निकालने की कोशिश की। उस ऑयल टैंकर के जो ट्रांसमीटर होते हैं, उनको ऑफ कर दिया गया और अमेरिका की नेवी ने सोचा कि उसको चुपके से निकाल लेंगे। लेकिन जब ईरान ने देखा कि ये टैंकर बाहर निकल रहा है, तो आईआरजीसी ने पहले उसको वार्निंग दी और बाद में अपने जो ड्रोन हैं, उनकी मदद से उस टैंकर की तरफ हमला किया। टैंकर जो है वो डर के वापस चला गया पर्शियन गल्फ में। तो अमेरिका बार-बार कुछ ना कुछ बहाना ढूँढ लेता है। अभी अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने टैंकर पर हमला कर दिया। इसी तरह से 3 दिन पहले अमेरिका ने एक और बहाना ढूँढ लिया था। तब अमेरिका ने बहाना किया क्या दिया 3 दिन पहले, कि ईरान की जो नेवी है, उसके जो छोटे-छोटे स्पीड बोट हैं, वो छोटे स्पीड बोट होते हैं, जस्ट 16 फीट 18 फीट लंबे, उसके ऊपर एक मशीन गन लगी होती है। 2 सेलर्स होते हैं। तो वो अमेरिका ने बहाना ये दे दिया कि ये स्पीड बोट में आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पानी के नीचे जो सुरंगें लगाते हैं, माइन्स लगाते हैं, वो लगा रहे थे, इसलिए हमने हमला किया सेल्फ डिफेंस में। तो अभी अमेरिका एक बहाना बनाने लगा है ईरान की तरफ से कि हमला हो रहा था, तो हमने सेल्फ डिफेंस में ईरान के बंदरगाह पर नहीं तो हमला किया। कैप्टन साहब ये बताइए, आप चूंकि वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, ये जो अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हमने वायलेशन नहीं किया है सीज फायर का, ये तो हमने सेल्फ डिफेंस, ये उसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है। आपको क्या लगता है? ईरान तो कह रहा है कि वायलेशन है। आपको क्या लगता है कि क्या ये वायलेशन है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वायलेशन है। अगर सीज़ फायर की टॉक्स हो रही हैं, तो हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से जितने भी राजा, महाराजा या अभी डेमोक्रेसीज़ हैं, कहीं पर भी बातचीत के दौरान युद्ध नहीं होता। 1965 का मैं वाकया दे देता हूँ। हमने युद्धबंदी की, पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग बंद की 1965 में, ताशकंद में जाके समझौता के बारे में बातचीत की। 1971 में ऐसे ही हुआ। हमने 16 दिसंबर को सीज़ फायर डिक्लेयर किया, पाकिस्तान के ऊपर हमला करना बंद कर दिया। उसके बाद शिमला में शिमला की समझौता साइन हुआ। तो अभी अमेरिका ने अगर ये हमले किए हैं, तो ये सीज़ फायर का उल्लंघन है। लेकिन देखिए रिजवी साहब, थोड़ा गनीमत है कि ये हमले छोटे तौर पर हो रहे हैं और ईरान की मेनलैंड के ऊपर नहीं हो रहे हैं, कि तेहरान के ऊपर नहीं हो रहे हैं, उसके आसपास जो आईआरजीसी की बड़ी-बड़ी छावनियाँ हैं, वहाँ पर नहीं हो रहे हैं। क्यों? मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका ने गलती से इस सीज़ फायर वायलेशन में तेहरान के ऊपर हमला कर दिया, या अमेरिका ने गलती से आईआरजीसी के किसी बड़ी छावनी पर हमला कर दिया, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो ईरान भी गुस्से में आ जाएगा और तुरंत अपनी जो मिसाइलें हैं, वो इज़राइल की तरफ दाग देगा। तो जितनी प्रोग्रेस हुई थी
8 अप्रैल के बाद से सारा का सारा प्रोग्रेस पानी में मिल जाएगा। तो मैं एक तरह से देखा जाए तो ईरानियन लीडरशिप की दाद देता हूँ कि बहुत ही संजीदा तरीके से, ईमानदारी के साथ, मैच्योरिटी दिखाते हुए उन्होंने कोई बड़ा हमला एज़ ए काउंटर अटैक अभी तक इज़राइल की तरफ या दूसरे गल्फ कंट्रीज के ऊपर नहीं किया। कुवैत, इराक, सऊदी के ऊपर नहीं किया। हाँ, छोटे-मोटे अटैक किए हैं यूएई के ऊपर। कुवैत पे कर दिया, कुवैत पे आज हाँ, किया, वहां जो हाँ, हाँ, आज जो हमला किया कुवैत पे बहुत छोटा-सा हमला किया, वो सिर्फ अमेरिका को सावधान करने के लिए किया गया था कि अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान भी उसका जवाब दे सकता है। तो एक बात आती अच्छा। है ग्रुप कैप्टन साहब, एक बात आती है कि बार बार बिन गवीर हो या और जो मंत्री हैं इजराइल के, वो कहते हैं कि भाई हम ये होने नहीं देंगे और हमें हमला करना है। क्या ये मान के चलें कि अमेरिका ये जो करता है या इस तरीके की चीजें, इसके पीछे इजराइल है या ये अमेरिका की ही अपनी मंशा है? हाँ, रिजवी साहब, एक बहुत इंटरेस्टिंग या दुख भरा पहलू ये है कि नेतन्याहू और इज़राइल की जो बाकी राइट विंग एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहते हैं कि ये हमला ईरान पर जारी रहे। नेतन्याहू बार-बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डालते हैं कि सीज़फायर ना करें। सीज़फायर अगर कर भी दिया है तो दोबारा से हमला रिज़्यूम करें। और नेतन्याहू जो है अमेरिका से अभी भी बड़ी तादाद में अलग-अलग तरह के जो बॉम्ब्स होते हैं, रेडार गाइडेड बॉम्ब, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब, लेज़र गाइडेड बॉम्ब माँग रहे हैं, ताकि जैसे ही इज़राइल को मौका मिले, तो इज़राइल फिर से इन अमेरिकन बॉम्ब्स की मदद से ईरान पर हमला करना शुरू कर दे। तो फिलहाल कुछ हद तक नेतन्याहू को अमेरिका ने कुछ हद तक कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन इज़राइल की दिली तमन्ना है कि ये जंग लगातार ईरान के ऊपर होती रहे। ईरान के ऊपर इज़राइल की एयरफोर्स लगातार हर रोज जाके 100, 200, 400 बॉम्ब गिराती रहे। जी। क्या कैप्टन साहब, ये इसकी एक वजह ये भी है, जो एक्सपर्ट कुछ और उनका कहना है, जो तज्जिया आया कल जिस तरह से मैं पढ़ रहा था कि जो 5 बड़ी एजेंसियां अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमला करके कुछ हासिल नहीं कर पाए, बल्कि नुकसान हुआ है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो क्या क्या इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इनसे जंगबंदी कर लें फौरन और हम पे ये लगे कि हम हार गए, क्योंकि ईरान जीत की तैयारी कर रहा था, जीत के जश्न पूरा हिस्ट्री उसने पेश कर दी कि किस तरीके से हमने वॉर अब तक लड़ी है कदीम जमाने से। तो क्या एक डर ये है? दूसरा, इजराइल की अगर बात करें, लगातार लेबनान पे, गाजा पे अटैक फिर शुरू कर दिया है, वहां चुनाव होने हैं अक्टूबर में। तो क्या, और वो भी सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो हमें जाके बताना है कि हमने क्या किया। तो क्या ये भी एक वजह है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, अमेरिका में अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में। ज़्यादा दूर नहीं है, जून का महीना तो ऑलरेडी चालू हो रहा है। तो नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे, तो आकलन ये है कि डेमोक्रेट्स के जो सीनेटर्स हैं, वो ज़्यादातर जीत जाएँगे और ज़्यादातर रिपब्लिकन सीनेटर्स हार जाएँगे, कैंडिडेट्स हार जाएँगे। तो ऐसी हालत में अमेरिका के कांग्रेस में अगर हम देखें तो रिपब्लिकन्स को महज कोई 5 या 7 सीटों की बढ़त है। तो अगर मिड टर्म के इलेक्शन के दौरान डेमोक्रेट्स 5 या 7 सीटें एक्स्ट्रा जीत जाते हैं, जिसके कि चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की जनता जो है ईरान की वार से परेशान है। अमेरिका की जनता, आम अवाम भी डोनाल्ड ट्रंप से परेशान है। तो अगर रिपब्लिकन 5 या 7 सीटें हार जाते हैं, डेमोक्रेट्स को 5-7 सीटों की बढ़त मिलने पर ही अमेरिकन कांग्रेस में या सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो माइनॉरिटी में आ जाएँगे। यानी ठीक है, प्रेसिडेंट तो रहेंगे, लेकिन फिर वो एक लंगड़े प्रेसिडेंट हो जाएँगे। अमेरिका में बहुत ही चिंता हो रही है सारे सेनेटर्स को जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। एक और चीज़ बता दूँ, अभी 2028 में वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। तो अब तक तो सोचा जा रहा था रिपब्लिकन पार्टी को कि जेडी वांस को आगे बढ़ा देंगे प्रेसिडेंट कैंडिडेट के हिसाब से, लेकिन वह भी अपने को बहुत कमज़ोर साबित कर चुके हैं। तो लग रहा है कि अगला वाला जो प्रेसिडेंट होगा
अमेरिका का, वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट होगा। फिर तो रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ही बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। इजराइल में तो पक्का है कि जब इलेक्शन होंगे तो नेतन्याहू की, देखिए, इजराइल की नेसेट में अभी भी नेतन्याहू तो माइनॉरिटी सरकार है ना। नेसेट में 120 मेंबर होते हैं इजराइल के, 60 चाहिए सरकार बनाने के लिए। और लिकुड पार्टी के नेतन्याहू को अपने कितने हैं? करीबन 38। बस तो बाकी जो 22 हैं उन्होंने इधर उधर से जमा किए हुए हैं। तो जो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज हैं, छोटी छोटी ज्यूज पार्टी, उनकी मदद से चला रहे हैं सरकार। तो सेम हालत नेतन्याहू के ऊपर तो 4 या 5 कोर्ट केस चल रहे हैं करप्शन के। 2 या 3 कोर्ट केस तो उनके अपनी सरकार से ही चल रहे हैं। एक तो शिनबेट के सीनियर जो थे, वही रिटायर होने के बाद उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट केस किया हुआ है कि बहुत पहले से ही वो, ये जो हमला हुआ हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 में, शिनबेट कहती है, दावा करती है कि वह नेतन्याहू को इस हमले का बहुत पहले से ही रिपोर्ट दे रहे थे कि शायद हो जाए 7 तारीख को या 8 तारीख को। लेकिन नेतन्याहू ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने भी नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट केस लगाया हुआ है। तो जिस दिन नेतन्याहू को मालूम है कि ये लड़ाई खत्म हुई, नेतन्याहू को हर रोज कोर्ट में ही शामिल होना पड़ेगा अपने को बचाने के लिए। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये पूरी इस वक्त की सूरत हाल है। आखिर में मैं 30 सेकंड में चाहता हूं कि बातचीत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या जंग होगी कैप्टन साहब, बस आखिरी ये। हाँ, बातचीत चलेगी, हो पाएगी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जंग नहीं होगी क्योंकि अमेरिका की तरफ से उन्होंने हिंट दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शायद वो थोड़ा खोल देंगे, यानी ईरान की जो नाकेबंदी है वो थोड़ा कम कर देंगे। तो ईरान ने कहा है, फिर वो भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोलने के लिए राजी है। उसके बाद भविष्य में बाकी जो 10 या 14 मुद्दे हैं, उस पर डिटेल बातचीत अगले 3 महीने 6 महीने में होती रहेगी। जी। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, आपने हमसे बातचीत की और इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है उस पर आपने एक बेहतरीन तरीके से रोशनी डाली। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, जो भी अपडेट होगी वो आपसे लूंगा। तो ये थे हमारे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो हमें दीजिए इजाजत, देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।